हमने पॉलिटी देख लिया, इकोनॉमी देख लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, इसकी अब कुछ बात करनी है। बीच में ब्रेक लेना या कंटिन्यू? कंटिन्यू। ओके, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इनमें क्या करें हम? ज्योग्राफी की जहां तक बात है, एक तो आती है फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। पहले में केवल 3 टॉपिक इस प्रकार से चलता था। अब क्या हुआ है, एग्रीकल्चर के भी काफी सवाल निकलते हैं, तो इसको तो अलग एक सब्जेक्ट के रूप में देखना पड़ता है। एनवायरनमेंट का तो इतना प्रेम है कि 1/3 ऑफ द पेपर वो एनवायरनमेंट से निकलता है, तो वो क्या हो गया, अलग बन गया। अब इस पिलर के अंदर तैयारी करनी है। सीसेट 2014 का अगर आप निकालें, 10 सवाल निकले ज्योग्राफी में से, और उसके अंदर 4 सवाल ऐसे थे जो एनसीईआरटी से अपने आप आराम से सॉल्व हो जाए। तो मतलब अपना बेस मटेरियल क्या होना चाहिए, नई एनसीईआरटी। अब नई एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे? क्लास 6 उसका चैप्टर 1 2 3 4 5 और फिर 7 का, इस प्रकार से नई टॉपिक वाइज आप जाइए। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी फिजिकल, तो क्लास 7 के अंदर हमने ये पढ़ना है, 8 के अंदर ये वाला चैप्टर, उस प्रकार से क्लाइमेट तो उसके अंदर ये पढ़ना है, डिजास्टर 11 वाले का ये आप क्या करिएगा, घर पे जाके ये टेबल डाउनलोड कर लीजिए और उस हिसाब से पूरे चैप्टर्स तैयार करिए, ताकि फॉर एग्जांपल कि अगर रिवर सिस्टम के बारे में तो क्लास 7 में थोड़ा बेसिक दिया होगा, उससे एडवांस 8 में मिलेगा, एकदम एडवांस 11 में, उस सीक्वेंस में आपने तैयार किया होगा तो बड़ी आसानी से कवर भी हो जाएगा और कोई भी ट्रिकी एमसीक्यू आपको परेशान नहीं करेंगे। मैंने जो एनसीईआरटी की जिप फाइल बना के वो जो डीवीडी दी थी, उसमें भी इस प्रकार से मैंने पहले ही फोल्डर बना के रखे हैं, तो आप उसी आप रिफर कर सकते हैं। या तो फिर पीडीएफ में आगे खराब ना करनी हो तो एक बार जाके वो रिलीफ रोड से भी सेकंड हैंड में ले ले सारी, मेरे ख्याल से 500-600 के अंदर पूरा माल ज्योग्राफी हमने तो सिलेक्टेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वगैरह जो देखना है मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, उसके अंदर एनसीईआरटी की कौन से क्लास के कौन से चैप्टर देखने हैं, ये वाला कौन कौन से टॉपिक को फोकस करना चाहिए मैंने लिस्ट बना के रखा है, आप वो देख लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा नहीं वरना काफी समय निकल जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी काफी मदद कर सकता है, एट द मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के फेज में भी। समझते हैं, ये यूक्रेन और रशिया के बीच एक क्रीमिया के बारे में कुछ लड़ाई चल रही है, इसके भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है। देखिए, ये है यूक्रेन और नीचे है इसका एक प्रदेश, ये क्रीमिया, और क्रीमिया के अंदर एक है पोर्ट सिटी ऑफ सेवास्टोपोल, इसके बाजू में ये है अपना रशिया। अब क्रीमिया से आप नीचे जाएंगे तो ये रहा अपना ब्लैक सी, वहां से आप नीचे जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी, और इन दोनों को जोड़ता है ये अपना बॉस्फोरस स्ट्रेट। मेडिटेरेनियन सी से आगे हमने चलना है रेड सी में, तो ये सुएज कैनल से हम जा सकेंगे, फिर यहाँ से आप चलेंगे इंडियन ओशन वगैरह। अब आप समझिए कि रशिया ने ये क्रीमिया हड़प कर लिया, तो क्यों हड़प कर लिया, बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट कि अगर रशिया को ट्रेड करना हो, कोई सामान दूसरी जगह पे बेचना हो, रशिया के ऊपर भी समंदर है, लेकिन वो सारे दे गेट फ्रोजन इन द विंटर। अगर उनके पास ये सेवास्टोपोल पोर्ट सिटी होगा तो क्या, यहाँ से ब्लैक सी में गए, बॉस्फोरस स्ट्रेट से मेडिटेरियन में, अब यहाँ से अपना पूरा स्टील या जो भी प्रोडक्ट किया साउथ अमेरिका में बेच सकते हैं आप। यहाँ से आप निकले रेड सी से तो इंडिया और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज को बेच सकते हैं, काम इनका बन गया। तो फर्स्ट जो इकोनॉमिक एंगल बनता है ये हुआ। सेकंड, यूएसए अपने तरफ से मिसाइल शील्ड वगैरह बना रहा है, और यहाँ पे भी मिडल ईस्ट के अंदर भी वो इंटरफियर करता है, और खास करके रशिया सीरिया को सपोर्ट करता है, वो उसके अगेंस्ट में है। तो मान लीजिए कोई बड़ा फिर से क्राइसिस या वॉर हो जाए, रशिया अगर अपने आदमी भेजना चाहे हेलीकॉप्टर से या प्लेन से, तो लिमिटेड नंबर ऑफ मैन एंड मटेरियल कैन बी सप्लाइड, लेकिन उनके पास ये पूरी चैनल होगी, सी चैनल, तो अपने वॉरशिप के जरिए वहां पे मदद वो भेज सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक रीजन भी हुआ, इस प्रकार से वो चलता रहता है। तो जब भी आप कुछ पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड मैप आज देख लिया और 2 दिन में पूरा याद हो जाएगा ये जगह यहाँ पे, यहाँ जब भी हिंदू के अंदर कोई मैटर आए आप वर्ल्ड मैप को रिफर करिए, और यही वाले पॉइंट्स अगर आप चाहें तो कोट भी कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के अंदर, आपको ये काम आ जाएंगे। दूसरी बात, कई बार ये देखा गया कि इंटरव्यू में आपको एक ब्लैंक मैप या फिर ब्लैंक ग्लोब दिया जाता है और फिर कहते हैं ये वाला ये कहाँ पे है, ये प्लेस हमको बताइए। उसके कारण भी अपने को पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप में कौन सी जगह कहाँ पे है। वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हुआ, इंडियन हिस्ट्री पे बात है। बेस यहाँ पे भी अपना रहेगा एनसीईआरटी, इंडिया का बेसिक ये वाली क्लास से ये चैप्टर करने, रिवर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह। उसके आगे कुछ कौन सी बुक रिफर करनी चाहिए, कुछ लिस्ट से आगे हम बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी जब भी आप कुछ पढ़े तो साथ ही साथ कोई एक स्कूल एटलस रिफर करते रहिए, वरना क्या होगा, किताब में तो पूरा एक पैराग्राफ के अंदर कि ये वाला हिमालय, उसके अंदर ये पीक, यहाँ वहाँ, फिर मैप पे सवाल आएंगे तो केवल टेक्स्ट से सॉल्व नहीं होंगे, मैप अपने पास होना चाहिए, कुछ याद रहना चाहिए।
माउंटेन्स, माउंटेन पासेस, ये वाले जो टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे भी आप माइन्यूट जीके में ना जाइए। फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसा ट्रेंड था कि एस्बेस्टॉस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, ये झारखंड वगैरह, ऐसा करके आपको रैंकिंग बनाना पड़ता था। उस टाइप के सवाल अब निकल गए। तो माइन्यूट की ये चीज यहाँ पे मिलती है, बहुत डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल होता है कि कौन से बुक रिफर करें। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो स्टैंड अलोन किसी एक टॉपिक पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी, तो अपना ये गोचे लियोंग सर्टिफिकेट इन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसके ही पैरेलल माजिद हुसैन ने भी एक फिजिकल ज्योग्राफी का बुक निकाला था। तो ये क्या हुआ, एक स्टैंड अलोन बुक हुआ एक टॉपिक पे। उसी प्रकार इंडियन ज्योग्राफी पे चलता है DR खुल्लर, माजिद हुसैन वगैरह। फिजिकल में आजकल जो देखे हम ट्रेंड, CAPF CDS के अंदर तो काफी डिटेल में सवाल ऐसे निकलते हैं कि जो गोचे लियोन के अंदर से भी आपको मिलेगा नहीं। वो गूगल बुक के अंदर जाके स्टेलेग्माइट और उसका ये है, तो कॉस्ट बेनिफिट काफी कम हो गया है। जहां तक UPSC के ज्योग्राफी सवाल, तो जहां तक प्रीलिम का बात है, NCERT से काफी आसान सवाल निकलते हैं, इसको रिफर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका पहला एक पीक मोमेंट था वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। सेकंड, ये जो अपने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, DR खुल्लर अब कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी। अब कॉम्प्रिहेंसिव है तो मतलब सही में कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, वो अगर आपने रटा मान लिया तो कई सवाल हल हो जाए, लेकिन क्या है वो मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। सिलेक्टेड फिर आपने करना चाहिए कि फिजिकल में मैं इतना करूंगा, ये वो। उसी प्रकार माजिद हुसैन, लेकिन माजिद हुसैन अब उसकी इंडियन ज्योग्राफी से इतना माल जब पूछा जाए तो नहीं आ रहा है। कुछ ऑल इन वन भी चलती हैं बुक्स। फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम वाले ने निकाली है ज्योग्राफी, और उसकी हिंदी वर्जन भूगोल। ये असल में बनाई गई है हिस्ट्री ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब यहाँ पे इंडियन भी आ जाएगा, फिजिकल भी, वर्ल्ड भी, और ये ज्योग्राफी के पूरे थिंकर्स एंड स्पेशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, ऐसे करके अदर जो टॉपिक हैं। इस प्रकार के मैक्रो हिल वगैरह की बुक चलती हैं। कुछ एक और भी है, महेश बर्मन, उसकी स्टेट सर्विसेज में काफी बढ़िया है, ज्योग्राफी और भूगोल एक समग्र अध्ययन। अब सवाल होता है कौन सी करनी चाहिए। इसका जवाब है कि हर एक के अंदर कुछ टॉपिक्स बढ़िया हैं, कुछ बेकार हैं। सबसे पहला अपना फोकस क्या होगा कि NCERT आप प्रिपेयर कर लीजिए। फिर जो भी आपके हाथ में आए और जो आपको अपने कंफर्ट लेवल से सही लगे। कुछ लोग, आप कुछ टॉपर्स को पूछेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ ये वाला गोचे लियोन काफी है। कुछ बोलेंगे मैं तो यूज भी नहीं करता था। थर्ड व्हील से कि मैं कोचिंग का ये मटेरियल यूज करके आया था। फोर्थ व्हील से मैंने तो किया ही नहीं था वगैरह। अपने कंफर्ट लेवल से जितना हो सके आप करिए। ये कब तक खत्म हो जाना चाहिए? NCERT तो ऐसा लगे कि बहुत बड़ी है, लेकिन अगर चाहे तो अप्रैल में भी हो सकती है, वरना मई के अंत तक ये हो जाए तो ये पॉसिबल भी है, और तब तक हो जाए NCERT वाला काम तो बढ़िया रहेगा। एग्रीकल्चर, उसी के अंदर 9 सवाल पूछे गए पिछले साल, लेकिन वो ऐसे थे कि मतलब ये नहीं कि इस वाले बुक से या 2 बुक और एक हिंदू से अपना काम बन जाए। बहुत स्कैटर्ड थे यहाँ से वहां से। जो आदमी BSc या MSc एग्रीकल्चर या ऐसा कोई कोर्स करके आया स्पेशलाइज, उनको मदद मिले, हमारे लिए काफी कठिन था। तो कॉस्ट बेनिफिट इतना भी बढ़िया नहीं है कि आप मैं उसका PhD शुरू कर दूं विकिपीडिया और यहाँ से माल खत्म कर, नहीं। सबसे पहले NCERT खत्म करेंगे आप। यहाँ पे साइंस भी करना है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो प्लांट बायोलॉजी वगैरह थोड़ा। फिर ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स देखने हैं, और वो सब खत्म हो जाए। फॉर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर DR खुल्लर है या माजिद हुसैन या स्पेक्ट्रम, वहां से आपने देख लेना है सॉइल और एग्रीकल्चर रिलेटेड चैप्टर्स, थोड़ा माल मिल जाएगा। और उसके आगे चलेंगे तो फिर सरकार कौन सी स्कीम सब्सिडी वगैरह चला रही, इकोनॉमिक सर्वे में हम बात करेंगे। अब आते हैं एनवायरमेंट पे। एनवायरमेंट के अंदर 3 फोकस होने चाहिए अपना। फर्स्ट इज थियरी मतलब ये फूड चेन है, ये फूड वेब है वगैरह। कुछ टॉपिक्स होते हैं कंटेम्पररी, मतलब वो चलते ही जाते हैं, कभी खत्म नहीं हो। फॉर एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल वाला जो पूरा मैटर चलता है। उसी प्रकार इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको देखिए, इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील 2000 के शुरुआत से, तो अब वापस ओबामा आ रहा है तो वापस, तो ये सब क्या है, कंटेम्पररी टॉपिक्स है, चलते जाते हैं, ये करने पड़ते हैं। हाँ, एंड थर्ड इज करंट ऐसे कि ये 6-8 महीने या 1 साल के बाद उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। पिछले साल अपना साइक्लोन हुडहुड और एक था साइक्लोन नीलोफर, तो उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह और थियरी के हिसाब से वो मुख्य परीक्षा मेंस 2014 के लिए इंपॉर्टेंट था। हाँ, ज्यादा हम खींच के चले तो वो 2015 CSET के लिए, लेकिन फिर आप ये सोचे कि मेंस 2015 के लिए भी, तो तब तक उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, तब तक और बहुत सारे डिजास्टर आ जाएंगे। तो ये होते हैं अपने करंट टॉपिक्स। अब जो सवाल पूछे गए 31 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन CSET 2014, ये क्या थे, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटी के बारे में, लेकिन ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कि आप उस वाली साइट पे जाके
अबाउट अस में, या फिर उनका ट्रीटी और ट्रीटी के भी लीगल प्रोविजन पड़े फिर जाके वो हल हो सकता है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पूछे गए। फ्लोरा फोना जूलॉजी, इसमें क्या किएगा, ये तो आपको फूड चेन तो मालूम होगा, ये चूहा मतलब सांप चूहे को खाता है और फिर ईगल विल ईट द स्नेक, है ना। ऐसा आसान नहीं, वो क्रस्टेशियस एंड दिस एंड लेटिन के अंतर्गत आपको पूछा गया, तो ये भी थोड़ा कठिन था। प्रोटेक्टेड एरिया पूछा गया, थियरी में से कुछ सवाल निकले, पॉल्यूशन भी आई थिंक रिलेटिवली इजी था। एनुअल इवेंट्स के बारे में कुछ पूछा गया और इंडियन बॉडीज जो है कुछ सिलेक्टेड, ईयर बुक टाइप क्वेश्चन कि ये क्या करती है। प्रिपेयर, यहाँ पे भी बेस मटेरियल होगा अपना एनसीईआरटी, ज्योग्राफी भी करना है और साइंस भी करना है। कौन कौन से चैप्टर यहाँ मैंने दे दिए, यहाँ 11 और 12 क्लास की भी साइंस वाली किताबें सिलेक्टेड चैप्टर्स आपने देखने हैं। उससे आगे बढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज, इनका एनवायरनमेंट का मटेरियल काफी बढ़िया है, नहीं तो अभी 3-4 सवाल तो आराम से निकल जाते हैं। मैं अपने एनवायरनमेंट सेक्शन में कुछ करंट और कंटेम्पररी टॉपिक के बारे में लिखता रहता हूँ। अब देखिएगा, इंडिया ईयरबुक जो अब आ जाए आपके हाथ में 2015, तो उसका चैप्टर 1, उसके अंदर ज्योग्राफी और वो थोड़ा माल मिल जाएगा फॉरेस्ट रिलेटेड। क्लास ये फिर 11, 12 और 25, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा मैटर आपको मिल जाएगा। खास करके ये एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है, तो अपनी जितनी भी देसी बॉडीज हैं ईयरबुक टाइप, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वगैरह, वो वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं और मैटर चाहिए, विकिपीडिया वगैरह से आप कवर अप कर लीजिए। द हिंदू भी देखते रहना चाहिए, वहां से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। कई टॉपर्स रेकमेंड करते हैं कि ये शंकर आईएएस का यूज करना चाहिए। ये शंकर सर ने अपनी कोई बुक निकाल के वो ऑनलाइन शॉपिंग पे अब मौजूद है, खास करके amazon.in पे, तो वो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंटेम्पररी हमको परेशान करता है, क्योटो वाला मुद्दा, तो काफी समय पहले मैंने एक टाइमलाइन बनाई थी कि सबसे पहले ये अर्थ समिट हुआ, फिर यूएनएफसीसी, और उसमें से ये आईची टारगेट, ये वो करके जो भी निकला। हैदराबाद की 11th मैंने कर ली थी, वर्सो कर ली थी, अभी 2 बाकी है महत्वपूर्ण। एक तो दिसंबर में ये लीमा कॉन्फ्रेंस जो हुई, और अब जो होगी ये पेरिस मीटिंग, ये 2 मुझे करना अभी बाकी है। ये मैं जब पब्लिश कर दूं तो आप वो भी देख लीजिएगा। ये मेन है, उसके बाद भी टीटी समिट तो काफी चर्चित, बट दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टीटी समिट हमने करते रहना चाहिए। डेफिनेशन और कंसेप्ट की, ये बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, आगे ब्लूम, इसे क्या, इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा। स्पीसीज का ये ट्रेंड चल निकला है कि 1-2 सवाल निकलते हैं कभी कभी, कि एक तो फॉर एग्जांपल स्वाम्प डियर या फिर घड़ियाल, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, उनका एक तो लोकेशन, और इनमें से कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हिंदू में आता रहता है, अब टेबल अपना बना के अपडेट करते रहिएगा। पॉल्यूशन रिलेटेड थियरी भी और करंट भी, क्लीन एनर्जी का मुद्दा, और जब इकोनॉमी सर्वे आएगा तो वहां पे भी हम इसकी बात करेंगे कि सरकार इसमें कौन कौन सी स्कीम पॉलिसी वगैरह चला रही है। तो ये कुछ खास आपने देखते रहने। एनवायरमेंट ज्योग्राफी जब भी पढ़े, आपका जो भी मूड बने कि मुझे सबसे पहले एनवायरमेंट का थियरी खत्म करना है तो वो करिए, मुझे सबसे पहले फिजिकल का करना है, आपकी बात। वर्ल्ड ज्योग्राफी जहां तक प्रीलिम्स की बात है उसे लास्ट में रखो तो भी कोई, क्योंकि इतने सारे सवाल वहां पे से निकलते नहीं है। ये अपना हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट। ये सारा करते करते भी बेटर होगा कि जून तक आपका काम खत्म हो जाए। अब एक लास्ट पिलर की बात करके हम ब्रेक लेंगे। लास्ट पिलर अपना है साइंस। साइंस पहले दौर था, लेकिन आजकल सीसेट के अंदर इतना पूछते नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन, सिविल डिफेंस, अपना कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज या असिस्टेंट कमांडेंट दे रहे हैं, वहां पे वो ज्यादा फोकस करके जाना चाहिए। सीसेट के अंदर बात करें, 2014 का पेपर 5 सवाल निकले, और उसमें से 4 इतने आसान थे कि बस आप एनसीईआरटी करके जाएं या जनरल स्टडीज मैनुअल का थोड़ा, या ट्यूशन, तो अपना काम बन गया। मतलब कि ये डॉक्टर जैसा छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो वो सॉल्व, ये वाला विटामिन नहीं हो तो कौन सा डिसीज हो जाएगा वगैरह। यहाँ पे भी बेस मटेरियल है अपना एनसीईआरटी, लेकिन ये क्या करना है, 1 2 3 चैप्टर 1 2 3 4 5 नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके अंदर इस सीक्वेंस में आप प्रिपेयर करेंगे तो फायदा क्या होगा। फॉर एग्जांपल क्लास 7 में उसने लाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें करी होंगी, फिर क्लास 10 के अंदर प्रिज्म के एडवांस कंसेप्ट, ऑप्टिक्स के एडवांस कंसेप्ट, तो उस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो वो अच्छी तरह से याद भी रहेगा, समझ भी आएगा, और ट्रिकी एमसीक्यू से आप लड़ सकते हैं। क्लास 7 to 10 ये तो सभी ने करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री। क्लास 11 और 12 में आएंगे तो क्या होगा, आप में से कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आर्ट्स और कॉमर्स के क्लास 10 के बाद वहां पे चले गए थे, तो ये 11-12 का ये जो येलो सेल में मैंने रखे हैं फिजिक्स वाले, आपको मतलब आप कंफर्टेबल हैं तो वो करिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो ग्रीन सेल मैंने बनाए केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ये तो आपने कंपलसरी सभी ने करने चाहिए, वेदर यू आर आर्ट्स ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, क्योंकि ये सारे
एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड हैं। साइकोलॉजी का भी एक क्लास 12 की बुक में चैप्टर 4 देख लेना है, एनोरेक्सिया क्या है वगैरह, पहले सवाल निकले थे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्या है। उसका जवाब ये होता है कि व्यक्ति को इतना भय रहता है कि मेरा वजन बढ़ जाएगा और वो खाना नहीं खाता, तो दिस टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोसा। खैर ये तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, मैंने जो जिप फाइल दी थी चैप्टर निकाल के वहां पे रखा है, ल्यूसेंट जीके वगैरह में से भी ये माल मिलता रहेगा। एक सवाल सीसेट 2014 में सॉरी सीडीएस में कि बोन वीकनिंग इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंट, अपने हड्डियां कमजोर हो जाए तो कौन सा न्यूट्रिएंट ना हो तो हड्डियां कम हो जाएंगी? कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन। ऑप्शन फिर दिए गए कि ओनली 1 and 2, ओनली 1, 1, 2, 3, 4। देख लेते हैं। इसका जवाब है कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों, और वो इसलिए है क्योंकि क्लास 9 की एनसीईआरटी के चैप्टर 6 के पेज नंबर 9 में ये बोला है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो इस कारण से देखिए कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति इंजीनियर है तो वो सोचता है कि मैं फिजिक्स यहाँ पे क्यों पढ़ूं, है ना, मैं तो वो तैयार करके आया। फिर ये फार्मेसी, मेडिकल, ये लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी एनसीईआरटी से कौन पढ़े, वो तो हम जानते ही हैं। लेकिन फिर इस प्रकार के सवालों में कई बार तो ये भी हो सकता है शायद कि मेडिकल की किताब में ये लिखा हो कि फॉस्फोरस से इसका कुछ उल्टा होता है, या फिर कि इतने लिमिट तक ये होगा, इससे ज्यादा डोज हो जाए तो ये होगा। इस कारण से एनसीईआरटी अपना बेस मटेरियल होना चाहिए, जो मैंने लिखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री आपने ये प्रिपेयर करना ही है। एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो बात साइंस की खत्म नहीं होगी। जनरल स्टडीज मैनुअल खोलिए और फिजिक्स वाला चैप्टर खास देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये आइंस्टाइन और न्यूटन ये जो भी प्रिंसिपल दे गए तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है और ये हो रहा है तो उसके पीछे क्या सिद्धांत है। इलेक्ट्रिसिटी, उसके जो अलग अलग कंसेप्ट वगैरह हैं वो आप पढ़िएगा। केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन रहता है बहुत डिटेल में वो जानते हैं, ये वांडर वाल्स फोर्सेज ये है वगैरह, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वो सब करने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में आप इतना देखिएगा कि ये केमिकल और उसका रियल लाइफ यूज इतने इतने हैं, ये आप देखिएगा। बायोलॉजी भी जीएस मैनुअल में बहुत डिटेल में जाते हैं, एटीपी साइकिल के अंदर ये होता है वगैरह, उतना डिटेल में भी नहीं, केवल कि ये डिजीज वाला जो टेबल है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ब्लड ग्रुप्स, बेसिक आप देखिए और फिर उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। ल्यूसेंट जीके का भी बुक आप रेफर कर सकते हैं कि एक डिजीज टेबल उसने दिया, ये वाला बैक्टीरिया और पैरासाइट, उससे ये आपने को रोग हो जाता है। न्यूट्रिएंट वाला भी, न्यूट्रिएंट में से पूछा भी गया था। करंट में क्या करेंगे, फोकस ये होना चाहिए, एक तो स्पेस वाला जो भी खास करके इसरो कर रहा है, नासा जो करे वो मेन इवेंट करना चाहिए, फिर बॉल बाय बॉल में आप जाएंगे तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए। मेडिकल तो लेटेस्ट में जो चल रहा है इबोला और माल न्यूट्रिशन, और सरकार अपनी तरफ से हेल्थ राइट टू ऑल और हेल्थ पॉलिसी अपडेट किया, उस प्रकार के टॉपिक्स देखते रहिए। क्लीन एनर्जी एक खास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी वगैरह, इनके बारे में मैं भी अपने नोट्स जब हो जाए 4-5 अच्छे टॉपिक बन जाए तो एक कंपाइलेशन बना के रखता रहता हूँ, साइट पे आप देखते रहिएगा। पहले ये ट्रेंड था कि द हिंदू का गुरुवार का जो एडिशन होता है वहीं से सवाल निकलते थे। आजकल तो पिछले 3 सालों में ऐसा हुआ है कि गुरुवार का बना के रखा हूं नोट तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन इसका यही भी मतलब नहीं कि हिंदू बकवास है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मंगलयान तो सोमवार को भी लॉन्च किया होगा, जरूरी थोड़ा कि गुरुवार के एडिशन को ही आप तो रोज ही पढ़िए और रोज ही नोट अपनी बनाइए। मेरी साइट पे भी मैं बनाते रहता हूँ कुछ ना कुछ। हमने ये सारी बातें करी, जो पॉलिटी कैसे करेंगे, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस वगैरह। जल्द से जल्द सिलेबस स्कोर खत्म हो जाए आइडियल होगा, ताकि टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा बनता रहे। अब ये जो मैंने आपको कुछ स्लाइड पहले दिखाया था कि कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों जरूरी है, राइट, तो उसमें यूपीएससी एग्जामिनर की आप चाल देखिए कि उसको भी मालूम था कि कई सारे लोग क्या करेंगे, ओनली 1 करेक्ट ऐसा करके आएंगे। तो एक प्रकार से वो ट्रैप उसने रखा था। तो जैसे वो पुराने गीतों में आप देखें कि हर एक उसके अंतरे में एक एक लाइन के अंदर बहुत डीप मीनिंग रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक एक सवाल और उसके जो उसने आंसर चॉइसेस सेट किए तो वो भी एक अपना ही आर्ट है ना। तो मैं तो केवल एक ही दिखा पाया आपको, लेकिन उसके 100 सवाल निकालेंगे तो ज्यादातर इसी प्रकार ट्रैप से निकलेंगे। तो क्या करना चाहिए, हमने पुरानी आंसर की खुद सॉल्व करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2014 में जो पूछा तो वापस वो रिपीट करेगा, रिपीट तो नहीं करेगा, लेकिन आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपको ट्रैप करने के लिए कौन कौन से हथियार आजमाता है। साइट के यूपीएससी सेक्शन में 2014 के आंसर की मैंने डिटेल में बना के रखी है कि ये
सवाल और ये उसके रेफरेंस बुक से ये एक्सप्लेनेशन और जवाब। और यहाँ पे भी कोई जगह तो अभी भी डाउटफुल है, डिबेटेबल सवाल है, तो जब आरटीआई आएगा तो वापस देखेंगे कि ये अप्रोच यूपीएससी ने यहाँ पे लगाया था। 2012, 13 और 14 की तो इस प्रकार से मैंने रखी है। उसके पहले वाले आपने देखने हो तो काफी अरिहंत वगैरह क्या दिए, दिशा पब्लिकेशन की है 20 ईयर्स सीसेट सॉल्व पेपर्स, इसमें ये हिस्ट्री इकोनॉमी ये भी आ गया और सीसेट के जो पेपर चल रहे हैं पेपर 2 एप्टीट्यूड वो भी। तो ऐसा कोई ना कोई बुक आप एक बार देख लीजिएगा ताकि दिमाग में फिट हो जाए। हाँ, इस प्रकार के सवाल निकलते हैं, इस प्रकार के नहीं निकलते। जहां तक जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात है तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे। एक तो ये कि कोई समिट बना हो तो उसका लोकेशन क्या था, कौन कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर थीम या उसका मोटो वगैरह क्या था, और नेक्स्ट समिट कहाँ पे होगी। पर्सन इन न्यूज, तो ये आपको माल कहाँ से मिलेगा, वैसे तो हिंदू से आप करते रहिए तो हो जाएगा, वरना मैं अपनी साइट पे पर्सन इन न्यूज के सेक्शन में भी और डिप्लोमेसी दोनों में भी ये अपडेट करते रहता हूँ। पहले ये ट्रेंड था कि आपने ये नाम और पंच सील और ये सब पूछा जाता था, वो तो जमाना चला गया। लेकिन फिर भी जो बेस आपने करना है, इग्नू का आई थिंक एमए पॉलिटिकल साइंस, उसका एक ये इंडिया एंड वर्ल्ड करके है, जो डीवीडी मैंने दी है यहाँ पे, वो माल उसमें से आप मिल जाएगा। सिलेक्टिव आप देख लीजिएगा तो मटेरियल की, हाँ आजादी से के बाद इंडिया के साथ ये था, रशिया के साथ हर एक, और फिर ये वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने वगैरह। अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिलेंगे तो एक तो कि ये नोट्स कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर मैगजीन का कैसे यूज करें, टाइम मैनेजमेंट के बारे में और कुछ करियर बैकअप के बारे में। तो बस आप 10-1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप 4 बजे वापस आ जाइए, फिर वो थोड़ी बात करेंगे।